हम पलक झपकाने, चलने या सिर्फ अपना सिर हिलाने जैसी गतिविधियों को बहुत सामान्य मान लेते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे बस दिमाग में सोचा और काम हो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन त्वचा की सतह के ठीक नीचे प्रोटीन के धागों, कैल्शियम के सिग्नल्स और जटिल लीवर्स का एक ऐसा ताना बाना काम कर रहा है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी बायोमशीनरी को डिकोड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही रोचक विषय है। बिल्कुल। हम ये समझने जा रहे हैं कि ये भौतिक शरीर वास्तव में गति कैसे करता है, सूक्ष्म कोशिकाओं के रेंगने से लेकर हमारी हड्डियों के उस भारी भरकम ढांचे तक जो हमें गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ खड़ा रखता है। मैं इस विषय को लेकर काफी उत्साहित हूँ। देखिए, जीव विज्ञान की इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक बहुत ही बुनियादी फर्क से शुरुआत करनी होती है। गति यानी मूवमेंट और गमन यानी लोकोमोशन, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। मतलब दोनों में तकनीकी अंतर है? एकदम। विज्ञान की भाषा में एक बहुत ही सटीक बात कही जाती है कि सभी गमन गति होते हैं, लेकिन सभी गति गमन नहीं है। सटीक। अगर हम इसे एक आसान उदाहरण से समझें तो अगर कोई अपनी जगह से उठकर दूसरे कमरे में जाता है तो वो गमन या लोकोमोशन है, स्थान बदल गया। लेकिन अगर कोई एक ही जगह बैठे बैठे सिर्फ हाथ हिला रहा है या बात करते हुए जबड़ा चला रहा है तो वो केवल गति है, राइट? हाँ, वो केवल गति या मूवमेंट है। प्रकृति में इसके अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे पैरामीशियम नाम का सूक्ष्म जीव। वो अपने शरीर पर मौजूद छोटे छोटे बालों जैसे पक्षमाभ यानी सीलिया का इस्तेमाल पानी में तैरने के लिए भी करता है, और उसी सीलिया से वो भोजन को अपने मुंह की तरफ धकेलता भी है। बिल्कुल। इसी तरह हाइड्रा अपने स्पर्शकों या टेंटिकल से शिकार भी पकड़ता है और चलता भी है। जब हम गमन की बात करते हैं तो वो बेवजह नहीं होता, इसके पीछे हमेशा एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। भोजन खोजना, आश्रय ढूंढना, साथी की तलाश करना या किसी शिकारी से भागना। और दिलचस्प बात यह है कि मानव शरीर के अंदर भी कई तरह की गतियां लगातार चल रही हैं जो हमें बाहर से दिखाई तक नहीं देती। अगर हम कोशिकाओं के स्तर पर देखें तो हमारे अंदर भी कुछ ऐसी गतियां हैं जो बिल्कुल एक कोशिकीय जीवों जैसी हैं। ये बहुत ही शानदार बायो इंजीनियरिंग का नमूना है। हमारे शरीर की कोशिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की गति दिखाती हैं। सबसे पहली है अमीबीय गति या अमोइबॉइड मूवमेंट, जो हमारे रक्त में होती है। हाँ, रक्त में जो महाभक्षाणु यानी मैक्रोफाज और श्वेताणु यानी ल्यूकोसाइट्स होते हैं, वे बिल्कुल एक अमीबा की तरह रेंगते हुए चलते हैं। ये हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। तो जब भी कोई बाहरी बैक्टीरिया शरीर में आता है तो ये कोशिकाएं अमीबा की तरह अपना आकार बदलकर उस तक पहुंचती हैं और उसे निगल लेती हैं। इस काम में सूक्ष्म तंतु यानी माइक्रोफिलामेंट्स उनके लिए हाईवे की तरह काम करते हैं। मतलब हमारे खून के अंदर छोटे छोटे अमीबा जैसे रक्षक लगातार गश्त लगा रहे हैं। ये बहुत अद्भुत है। और दूसरी गति सीलिया से जुड़ी है, जो हमारे श्वसन तंत्र को साफ रखती है। जी, पक्षमाभि गति या सीलियरी मूवमेंट। हमारी श्वास नली के अंदर छोटे छोटे सीलिया होते हैं। मान लीजिए कि एक माइक्रोस्कोपिक एस्केलेटर है जो लगातार ऊपर की तरफ चल रहा है। तो हम जो भी धूल या कण सांस के साथ अंदर लेते हैं, ये सीलिया एक लय में गति करके उस कचरे को वापस गले की तरफ धकेल देते हैं ताकि फेफड़े साफ रहें। इसी तरह मादा प्रजनन मार्ग में डिंब यानी ओवा को आगे बढ़ाने के लिए भी यही गति काम आती है। और फिर तीसरी गति वो है जिससे हम सबसे ज्यादा परिचित है, पेशीय गति, जिसके बिना हमारा चलना या कुछ भी चबाना असंभव है। सही कहा। और अगर हम पेशियों की बात करें तो ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है कि एक वयस्क इंसान के शरीर के कुल वजन का 40 से 50% हिस्सा केवल पेशियों का होता है। आधा वजन, ये तो बहुत ज्यादा है। हमारा आधा वजन सिर्फ उन इंजनों का है जो हमें हिलाते डुलाते हैं। बिल्कुल। इन पेशियों के पास कुछ असाधारण गुण हैं। ये उत्तेजित हो सकती हैं, सिकुड़ सकती हैं, खिंच सकती हैं और एक रबर बैंड की तरह वापस अपनी पुरानी स्थिति में भी आ सकती हैं। तो क्या शरीर की सारी पेशियां एक जैसी होती हैं? नहीं, इस पूरी व्यवस्था को प्रकृति ने बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बांटा है। स्थान और नियंत्रण के आधार पर ये पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली है कंकाल पेशियां या स्केलेटल मसल्स, जो हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं। हाँ, ये हमारे सीधे नियंत्रण में होती हैं, यानी ऐच्छिक या वॉलंटरी हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इनमें धारियां दिखती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशी भी कहा जाता है। ये शरीर की मुद्रा और गमन को नियंत्रित करती हैं। लेकिन शरीर के अंदर के अंगों का क्या? जैसे हमारा पेट या हमारी आंतें, उन्हें तो हम अपनी मर्जी से नहीं सिकोड़ सकते। मैं तो नहीं सिकोड़ सकती।
उनके लिए दूसरी श्रेणी है अंतरंग पेशियां या विसरल मसल्स। ये हमारे आहार नाल और जनन मार्ग जैसे खोखले अंगों की भीतरी दीवार में पाई जाती हैं। ये अरेखित यानी स्मूथ होती हैं और अनिच्छिक रूप से काम करती हैं। हमारा पाचन तंत्र इसी के सहारे काम करता है। और दिल के लिए? उसके लिए एक तीसरी बहुत ही खास तरह की पेशी है हृदय पेशी या कार्डियक मसल। ये सिर्फ हृदय में होती है। ये दिखती तो रेखित है, लेकिन काम पूरी तरह से अनिच्छिक रूप से करती है। ये वो मशीन है जो जीवन के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक बिना रुके धड़कती है। अगर हम कंकाल पेशियों के अंदर थोड़ा और गहराई में जाएं, तो ये किसी रशियन नेस्टिंग डॉल की तरह लगती है। मतलब एक के अंदर एक परतें। अगर हम एक मांसपेशी को काटकर देखें, तो हमें सबसे पहले पेशी बंडल दिखाई देंगे, जिन्हें फेसिकल्स कहते हैं। और ये सारे बंडल एक बहुत ही मजबूत ऊतक से बंधे होते हैं, जिसे संपट या फैशिया कहते हैं। अब अगर हम उस एक बंडल के अंदर झांकें, तो उसमें कई पेशी रेशे या मसल फाइबर्स होते हैं। यह पेशी रेशा ही असल में मांसपेशी की एक कोशिका है। आवरण को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाहरी आवरण को सार्कोलेमा कहते हैं। इस कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा है, सार्कोप्लाज्म, उसमें एक बेहद महत्वपूर्ण जाल बिछा है, जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जाल किस काम आता है? ये कैल्शियम आयनों का एक विशाल भंडार गृह है। मांसपेशियों के काम करने के लिए ये कैल्शियम ही असली चाबी है। और उस एक पेशी रेशे के अंदर भी सूक्ष्म धागे होते हैं, जिन्हें मायोफाइब्रिल या पेशी तंतुक कहते हैं। इन्हीं धागों के अंदर असली जादू छिपा है ना? एकदम सही। इनमें दो तरह के बैंड होते हैं, एक गहरा और एक हल्का। गहरे बैंड को ए बैंड कहते हैं, जो मायोसिन नाम के मोटे प्रोटीन से बना होता है, और हल्के बैंड को आई बैंड कहते हैं, जो एक्टिन नाम के पतले प्रोटीन से बना है। इन बैंड्स की ज्यामिति को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, हल्के आई बैंड के ठीक बीचों बीच एक रेखा होती है, जिसे जेड रेखा कहते हैं। ये एक लंगर की तरह काम करती है। दो लगातार जेड रेखाओं के बीच के हिस्से को सार्कोमेयर कहते हैं। सार्कोमेयर? जी, बस इसी सार्कोमेयर को पेशी के संकुचन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई माना जाता है। जब मांसपेशी सिकुड़ती है, तो असल में यही सार्कोमेयर छोटा हो रहा होता है। रुकिए, तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ, एक सिग्नल हमारे दिमाग से निकलता है और वो इन सूक्ष्म प्रोटीन धागों को एक दूसरे पर खिसकने के लिए मजबूर कर देता है। मस्तिष्क का विद्युत संकेत एक भौतिक खिंचाव में कैसे बदलता है? यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसी को सर्पी तंतु सिद्धांत या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। इसकी शुरुआत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सीएनएस से होती है। वहां से एक मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर पेशी तक पहुंचता है, और जहां ये मिलते हैं, उसे तंत्रिका पेशीय संगम या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। जैसे ही सिग्नल यहाँ पहुंचता है, न्यूरॉन एक रसायन छोड़ता है, एसिटाइल कोलिन। ये रसायन पेशी की सतह यानी सार्कोलेमा पर आग की तरह एक एक्शन पोटेंशियल फैला देता है। एक्शन पोटेंशियल या क्रिया विभव। और यही वो जगह है जहां वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली कैल्शियम की तिजोरी खुल जाती है। हाँ, बिल्कुल। एक्शन पोटेंशियल के कारण तिजोरी के दरवाजे खुल जाते हैं और कैल्शियम आयन कोशिका के अंदर बाढ़ की तरह फैल जाते हैं। अब यहाँ एक लॉक एंड की मैकेनिज्म काम करता है। वो कैसे? जो पतला एक्टिन तंतु है, उस पर एक और प्रोटीन बैठा होता है, ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन एक गार्ड की तरह मायोसिन के जुड़ने की जगह को ढककर रखता है, ताकि पेशी हर वक्त सिकुड़ी ना रहे। कैल्शियम जाकर इस ट्रोपोनिन से जुड़ जाता है और उसे हटा देता है। मतलब अब एक्टिन के सक्रिय स्थान खुल गए हैं। बिल्कुल। अब मोटे तंतु यानी मायोसिन के सिर हुक की तरह काम करते हैं। वे ऊर्जा यानी एटीपी का उपयोग करते हैं और एक्टिन के खुले हुए स्थान को पकड़ लेते हैं। इसे क्रॉस ब्रिज बनना कहते हैं। और फिर वे उसे खींचते हैं। हाँ, पकड़ने के बाद मायोसिन का सिर एक्टिन को बीच की तरफ खींचता है, ठीक वैसे ही जैसे नाव खेते समय पतवार को खींचा जाता है। इससे जेड रेखाएं अंदर की तरफ खींचती हैं, सार्कोमियर छोटा हो जाता है और पूरी की पूरी मांसपेशी सिकुड़ जाती है। और जब इस खिंचाव को रोकना होता है, तो मायोसिन को इस एक्टिन को छोड़ना पड़ता है। सही कहा। और इसके लिए एक नए एटीपी की जरूरत होती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल घटना को समझा जा सकता है, जिसे रिगर मोर्टिस कहते हैं। मृत्यु के बाद शरीर में एटीपी बनना बंद हो जाता है। तो मतलब मायोसिन एक्टिन को छोड़ नहीं पाता? एकदम। चूंकि मायोसिन को एक्टिन छोड़ने के लिए एटीपी चाहिए होता है, एटीपी के बिना वे आपस में लॉक हो जाते हैं। इसीलिए मौत के कुछ घंटों बाद शरीर की मांसपेशियां पूरी तरह से अकड़ जाती हैं।
ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है जो दिखाता है कि एक एक अणु का काम कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम जीवित शरीर की बात करें और लगातार मेहनत करें तो ऊर्जा और ऑक्सीजन की कमी भी होती है। भारी व्यायाम के बाद मांसपेशियों में भयंकर थकान और जलन महसूस होती है। यह पेशी श्रांति या मसल फटीग है। जब हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं या भारी वजन उठाते हैं तो मांसपेशियों को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी उन्हें चाहिए। ऐसे में वे अवायवीय विखंडन या एनाएरोबिक ब्रेकडाउन का सहारा लेती हैं। और उसका उप उत्पाद लैक्टिक अम्ल होता है। बिल्कुल, यही लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में जमा होकर थकान और दर्द पैदा करता है। इस सहन शक्ति के आधार पर पेशियों को दो मुख्य प्रकारों में बांटा जाता है, लाल पेशियां और श्वेत पेशियां। दोनों में क्या अंतर है? लाल पेशियों में मायोग्लोबिन नाम का प्रोटीन बहुत होता है जो ऑक्सीजन को जमा करके रखता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी भरपूर होते हैं, इसलिए ये पेशियां जल्दी नहीं थकती, जैसे मैराथन धावकों की मांसपेशियां। और श्वेत पेशियां? उनमें मायोग्लोबिन कम होता है, लेकिन वे बहुत तेज झटके से काम कर सकती हैं, जैसे किसी स्प्रिंटर या वेटलिफ्टर की मांसपेशियां। वे जल्दी थक भी जाती हैं क्योंकि वो अवायवीय श्वसन पर निर्भर होती हैं। तो मांसपेशियां हमारे शरीर का इंजन है जो बल पैदा करती हैं। लेकिन इस बल को दिशा देने के लिए और गुरुत्वाकर्षण के सामने खड़े रहने के लिए हमें लीवर्स की जरूरत होती है। यहीं से हमारा कंकाल तंत्र कहानी में आता है। बिना हड्डियों के हम सिर्फ जेली के एक कांपते हुए ढेर बनकर रह जाते। ये सच है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, साथ ही उपास्थि या कार्टिलेज भी है। कंकाल तंत्र हमारे शरीर का बुनियादी ढांचा है। हड्डियां इतनी कठोर इसलिए होती हैं क्योंकि उनके मैट्रिक्स में कैल्शियम के लवण जमे होते हैं, जबकि कार्टिलेज थोड़ा लचीला होता है। हाँ, क्योंकि कार्टिलेज में चॉन्ड्रोइटिन के लवण होते हैं जो इसे लचीला या प्लायबल बनाते हैं। कान का बाहरी हिस्सा या नाक का अगला सिरा कार्टिलेज से ही बना है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस पूरे तंत्र को दो बड़े हिस्सों में समझना सबसे आसान है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अगर हम एक कार के ढांचे की कल्पना करें तो अक्षीय कंकाल शरीर का चेसिस है जो मुख्य अक्ष बनाता है और सभी महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है। बिल्कुल, इसमें 80 हड्डियां होती हैं। इस चेसिस के सबसे ऊपर है हमारी करोटी या स्कल। ये कुल 22 हड्डियों से बनी है। इनमें से 8 हड्डियां कपालीय होती हैं जो एक मजबूत तिजोरी की तरह हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। बाकी 14 हड्डियां आननीय या फेशियल हैं जो हमारे चेहरे का पूरा ढांचा तैयार करती हैं। और इसके अलावा गले में एक यू आकार की हड्डी होती है। हाँ, उसे हायोइड अस्थि कहते हैं। कान के अंदर 3 बहुत ही सूक्ष्म हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज, जो ध्वनि की तरंगों को बढ़ाने का काम करती हैं। एक और खास बात यह है कि मानव खोपड़ी नीचे रीढ़ की हड्डी से 2 उभारों की मदद से जुड़ती है जिन्हें अनुकपाल अस्थिकंद या ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स कहते हैं। इसीलिए मनुष्यों में द्विकंधीय या डाइकॉन्डाइलिक करोटी होती है। और खोपड़ी के ठीक नीचे से शुरू होता है हमारा कशेरुक दंड, जिसे हम आम भाषा में रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये कोई एक सीधी डंडी नहीं है, बल्कि 26 छोटी इकाइयों की एक श्रृंखला है जो एक दूसरे के ऊपर टिकी हैं और इनके बीच में थोड़े शॉक एब्जॉर्बर लगे हैं। अगर हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ गिने तो गर्दन में 7 ग्रीवा कशेरुक या सर्वाइकल, छाती के हिस्से में 12 वक्षीय या थोरैसिक, कमर के पास 5 कटी या लंबर, फिर 5 हड्डियों के जुड़ने से बना एक त्रिक या सैक्रल, और अंत में 4 छोटी हड्डियों के जुड़ने से बना एक अनुत्रिक या कॉक्सीजियल हिस्सा होता है। इस रीढ़ की हड्डी और सामने की तरफ मौजूद एक चपटी हड्डी, उरोस्थी या स्टर्नम, के बीच पसलियों का एक पिंजरा होता है। ये पिंजरा हमारे दिल और फेफड़ों के लिए एक बख्तरबंद शील्ड का काम करता है। सही। हमारे पास 12 जोड़ी पसलियां या रिब्स होती हैं। पहली 7 जोड़ियां वास्तविक पसलियां हैं। ये पीछे रीढ़ से और आगे सीधे उरोस्थी से जुड़ती हैं। लेकिन 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां सीधे उरोस्थी तक नहीं पहुंच पाती। तो वो कैसे जुड़ती हैं? तो ये कार्टिलेज की मदद से 7वीं पसली से जुड़ जाती हैं। इन्हें कूट या वर्टिब्रोकॉन्ड्रल पसलियां कहते हैं। और सबसे नीचे की 2 जोड़ियां 11वीं और 12वीं, वे आगे की तरफ किसी भी चीज से नहीं जुड़ती, वे बस हवा में लटकी रहती हैं। इसलिए उन्हें प्लावी पसलियां या फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और इनका खुला रहना कोई गलती नहीं है, बल्कि हमारे फेफड़ों और डायफ्राम को सांस लेते समय फैलने के लिए अतिरिक्त जगह देता है। तो ये तो हुआ अक्षीय कंकाल, जिसने हमारे मुख्य अंगों को सुरक्षित कर दिया। लेकिन सिर्फ एक तिजोरी बनकर रहना काफी नहीं है। शरीर को दुनिया में नेविगेट भी तो करना है।
यहीं से हमारे हाथ पैर और उनके जोड़ों का उपांगीय कंकाल या अपेंडिकुलर स्केलेटन सामने आता है। इसमें 126 हड्डियां होती हैं। हमारे हर हाथ और पैर में 30-30 हड्डियां हैं। ये एक शानदार मैकेनिकल क्रेन की तरह है। अग्रपाद यानी हमारे हाथों की बात करें तो कंधे से कोहनी तक एक हड्डी है, ह्यूमरस। कोहनी से कलाई तक 2 हड्डियां, रेडियस और अल्ना। कलाई में 8 छोटी छोटी कार्पल्स हैं जो इसे हर तरफ घूमने देती हैं। हथेली में 5 मेटाकार्पल्स और उंगलियों में 14 फैलेंजेस हैं। उंगलियों की ये 14 हड्डियां ही हमें किसी चीज को मजबूती से पकड़ने या बारीकी से काम करने की आजादी देती हैं। पैरों का डिजाइन भी इसी पैटर्न पर है, लेकिन वे बहुत भारी और मजबूत बनाए गए हैं क्योंकि उन्हें पूरे शरीर का वजन उठाना है। जांग में फीमर होती है जो शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। ये एक मुख्य पिलर की तरह है। घुटने के नीचे टीबिया और फिबुला होती हैं। और टखने में? टखने में 7 टार्सल, तलवे में 5 मेटाटार्सल और पैरों की उंगलियों में 14 फैलेजेस होती हैं। घुटने के जोड़ को सुरक्षित रखने के लिए सामने एक कप के आकार की हड्डी होती है जिसे पटेला कहते हैं। लेकिन ये भारी भरकम हाथ पैर हमारे चेसिस से जुड़ते कैसे हैं? इसके लिए मेखलाएं या गर्डल्स होती हैं। कंधे के पास अंस मेखला या पेक्टोरल गर्डल होती है जिसमें कॉलर बोन यानी क्लैविकल और कंधे के पीछे की चपटी हड्डी स्कैपुला शामिल है। स्कैपुला में एक सॉकेट जैसा गड्ढा होता है, ग्लिनॉइड गुहा। हमारे हाथ की हड्डी यानी ह्यूमरस का ऊपरी सिरा इसी गड्ढे में फिट होता है। और पैरों के लिए नीचे की तरफ श्रोणी मेखला या पेल्विक गर्डल होती है। ये बहुत ही मजबूत होती है और 3 हड्डियों इलियम, इस्चियम और प्यूबिस के आपस में जुड़ने से बनती है। इनके जुड़ने की जगह पर एक गहरी गुहा बनती है जिसे एसिटैबुलम कहते हैं। फीमर का सिर इसी एसिटैबुलम में जाकर कसकर फिट हो जाता है। कंधे की गुहा थोड़ी उथली होती है, इसलिए हाथ ज्यादा घूम सकता है, लेकिन एसिटैबुलम बहुत गहरा होता है जो पैर को स्थिरता देता है। ये इंजीनियरिंग का कमाल है। बिल्कुल। लेकिन हड्डियों का ये पूरा ढांचा तभी काम कर सकता है जब उनके बीच के जोड़ सही हों। संधियां शरीर में एक आलंब या फलक्रम का कार्य करती हैं, जैसे किसी लीवर में होता है। इन्हें गति के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली है रेशीय संधि या फाइब्रस जॉइंट। ये किसी भी तरह की गति की अनुमति नहीं देती। हमारी खोपड़ी की हड्डियां इसी तरह सीवन या सूचर्स के रूप में आपस में मजबूती से जुड़ी होती हैं क्योंकि वहां हमें गति नहीं 100% सुरक्षा चाहिए। दूसरी है उपास्थीयुक्त संधि जो थोड़ी बहुत गति करने देती है। हमारी रीढ़ की हड्डी के कशेरुकों के बीच यही संधि होती है जिससे हम आगे पीछे झुक सकते हैं। और तीसरी जो शरीर को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देती है वो है साइनोवियल संधि। इसकी खासियत यह है कि 2 हड्डियों के बीच एक गुहा होती है जिसमें साइनोवियल तरल भरा होता है। ये एक ल्यूब्रिकेंट या ग्रीस की तरह काम करता है ताकि हड्डियां आपस में न घिसें। इसके कई अद्भुत प्रकार हैं। कंधे और जांग का जोड़ कुंदुक खल्लिका या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो अच्छी खासी गति देता है। और कोहनी और घुटने में कब्जा संधि या हिंज जॉइंट है जो दरवाजे की तरह खुलता है। इसके अलावा गर्दन का जोड़ धुराग्र या पिवट जॉइंट है जिससे हम सिर घुमा पाते हैं। कलाई की कार्पल्स के बीच विसर्पी या ग्लाइडिंग जॉइंट है जहां हड्डियां एक दूसरे पर फिसलती हैं। और अंगूठे के जोड़ में सैडल जॉइंट होता है। ये एक परफेक्ट मशीन है, लेकिन जीव विज्ञान में जब भी कोई मशीन इतनी जटिल होती है तो उसके खराब होने के तरीके भी उतनी ही जटिल होते हैं। कई तरह के विकार इस तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, यानी शरीर की खुद की रक्षा प्रणाली ही गलती से तंत्रिका पेशी संगम पर हमला कर देती है। इससे तो दिमाग का सिग्नल पेशी तक पहुंच ही नहीं पाता होगा। बिल्कुल। और कंकाल पेशियों में गंभीर कमजोरी और लकवा मार जाता है। एक और बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये एक आनुवांशिक विकृति है जिसमें समय के साथ पेशियां धीरे धीरे टूटकर नष्ट होने लगती हैं। मांसपेशियों से जुड़ा एक और विकार है टिटैनी। हमने देखा था कि पेशी सिकुड़ने के लिए कैल्शियम कितना जरूरी है। अगर शरीर के तरल पदार्थ में कैल्शियम की भारी कमी हो जाए तो मांसपेशियों में अचानक और बहुत भयानक ऐंठन होने लगती है जिसे टिटैनी कहते हैं। इसके अलावा जोड़ों की समस्याएं भी बहुत आम है। गठिया या अर्थराइटिस जोड़ों की सूजन है। गाउट भी इसी का एक रूप है। हाँ, लेकिन गाउट में जोड़ों के बीच यूरिक अम्ल के सूक्ष्म क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। वो तो बहुत दर्दनाक होता होगा। हाँ, कल्पना कीजिए कि आपके जोड़ों के बीच कांच के छोटे छोटे टुकड़े फंसे हों
और फिर हड्डियों की बात करें तो उम्र के साथ ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियों का निर्माण कम हो जाता है और उनका विघटन ज्यादा होने लगता है। इससे हड्डियों का घनत्व घट जाता है और वे अंदर से खोखली और कमजोर हो जाती हैं। महिलाओं में उम्र बढ़ने के साथ ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ईस्ट्रोजन हड्डियों को मजबूत रखने में अहम भूमिका निभाता है। ये पूरी चर्चा दिखाती है कि हमारा कंकाल और हमारी मांसपेशियां कोई स्थिर ढांचे नहीं हैं। वे लगातार टूटते और बनते रहते हैं, और ये पूरा सिस्टम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के जवाब में विकसित हुआ है। हमारे पैरों की हड्डियां इतनी मोटी इसलिए हैं क्योंकि वे जीवन भर हमारे शरीर का भार गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उठाती हैं। इसी बात से एक बहुत ही दिलचस्प और प्रोवोकेटिव विचार सामने आता है। जैसा कि हमने देखा कि ईस्ट्रोजन की कमी या उम्र से हड्डियों का घनत्व कैसे गिर जाता है और हमारी पेशियां पूरी तरह से विद्युत संकेतों और हड्डियों पर पड़ने वाले भार पर निर्भर हैं। सही बात है। जरा सोचिए, जब इंसान भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए निकलेगा और कई पीढ़ियों तक शून्य गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में रहेगा, जहां हड्डियों पर शरीर का कोई भार ही नहीं पड़ेगा, मांसपेशियों को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खड़े रहने की कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, वहां मानव कंकाल और गमन की ये पूरी जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया खुद को कैसे बदल लेगी? ये तो मानव विकास का एक बिल्कुल नया अध्याय होगा। बिल्कुल। क्या अंतरिक्ष में जन्म लेने वाले इंसानों की हड्डियां कार्टिलेज जैसी लचीली हो जाएंगी? क्या उन्हें इतने भारी कंकाल की जरूरत ही बचेगी? ये एक ऐसा विचार है जो मानव विकास की बिल्कुल नई दिशाओं की ओर इशारा करता है। अंतरिक्ष की इस पहेली के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है।